नाज़रीन, ये पिछले एपिसोड का दूसरा हिस्सा है। पहले एपिसोड में हमने जिन बातों को ज़ेर मौज़ू लाया था उसी का सिलसिला हम जारी रखते हुए इस एपिसोड में भी हम बात करेंगे, यानी इंसान हैवान नातिक है। उसने कैसा बोलना सीखा, कैसे लिखना सीखा और ज़बान कैसे वजूद में आ गई। देखिए और लुत्फ़ उठाइए। तो जब पता चल गया हमको कि हम जो है अपनी कम्युनिकेशन से हमारे दिल में जो है बात, वो हम जो तासुरात थे हमारे, वो हम बता सकते हैं, दूसरे जो है वो भी बोल सकते हैं। तो एक जमघटा सा बना, एक पार्लियामेंट सी बनी। तो लोग बैठते, गुफ्तगू करते, बातचीत होती। तो कल क्या करना है, आज क्या करना है, कल क्या हुआ, परसों क्या होगा, हमारे बच्चे कैसे हैं, हमारे बीवियाँ कैसे हैं, हमारे ख़ानदान कैसे हैं, इस तरह की बातें होने लगी। अब उसके बाद में क्या होगा कि लोगों में जो है एक उकताहट सी आ गई है। क्या उकताहट? सुबह उठो फिर वही बात, दोपहर उठो फिर वही बात, शाम को उठो फिर वही बात। तो लिहाजा इसमें इतने तमाम लोगों में एक जो सयाना होता था वो अपने तजुर्बे बयान करता था मुख्तसर अल्फाज में। मैं जब शिकार को गया था तो मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ। तो इस तरह से जब वो वाक़यात जब बयान करते गए तो कहानियों का सिलसिला शुरू हुआ। इन्हें कहानी वो जो बोलते थे तो सब लोग बैठ के सुनते थे। दास्तान गोई कहते हैं। दास्तान गोई, जी बिल्कुल सही लफ्ज़ लगाया आपने। तो दास्तान गोई का सिलसिला भी वहाँ से शुरू हुआ। तो उसके बाद में क्या हुआ कि लोग, बड़े आदमियों के चले जाने के बाद ये बच्चों में जो है दोहराने की आदत होती है। तो पूछते थे क्या कहा नाना जी ने, क्या कहा। तो खैर तब रिश्ते थे या नहीं मालूम मुझे। तो उन्होंने क्या कहा, वो साहब ने क्या कहा। तो बच्चे जो है इस तरह की दास्तान गोई से ये बातचीत करते थे। तो वहाँ से इल्म का तजस्सुस शुरू हुआ, शऊर पैदा हुआ, लोगों में तजस्सुस पैदा हुआ कि देखने के लिए कि क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, हमको करना क्या है, क्या क्या हुआ है। तो याद है बहुत पहले जब हम शेर मार के लेकर आए थे, जब हम वो अलग जानवर लेकर आए थे, सब लोगों ने भुना था, तो वो 2 महीने पहली बात थी। तो लोग जो है वो पुरानी बातों को दोहराने भी लगे। जैसे जैसे दोहराते उनको वो ख्यालात वहाँ उनके जाते तो होता। तो इस तरह तारीख़ भी बनती गई। तो बहुत आहिस्ता यहाँ तक पहुँचने के लिए जनाब हज़ारों साल हो गए। हाँ, बिल्कुल सैकड़ों साल हो गए यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो तब जो है महज़िब तरीक़ा आया, तब लोगों में जो है तमीज़ पैदा हुई। अब बाद में जो है आहिस्ता फिर अदब और एहतराम भी आया। जो बुज़ुर्ग हो जाता था वो बैठता था, वो तमाम चीज़ों को, बच्चों को साथ लेकर के, लेडीज़ को लेकर के, उनको अपनी तजुर्बे की बातें बता करके उनको दर्स दिया करता था। यहाँ तक जब पहुँच गए तो तब इन्हें एक जुस्तजू पैदा हुई कि कब तक हम जानवरों पे खाते रहेंगे, फलों को खाते रहेंगे, हमें कुछ करना चाहिए। क्या करना चाहिए? तो खेत खलियान की बात निकली तब। तो खेत खलियान के लिए बीज चाहिए थे इनको। तो जो भी बीज उनके पास बचे हुए थे वो उसको डालते, वो निकालते, उससे जो बीज बन जाती थी तो उससे जो फसल निकलती, जो मिलती थी, वो मिल बांट के खा लेते थे। डॉक्टर साहब, हम फिर अपने मौजू से भटक रहे हैं जी। हम लोग फिर चलते हैं उस दौर में जब इंसान गूंगा था। जी, उसकी कोई ज़बान नहीं। हाँ। अब आपके कहने के मुताबिक जो है उसने कुछ आवाज़ें निकालनी शुरू की। और वो आवाज़ों के ज़रिए वो पहचानते थे कि फ़लाँ चीज़ क्या चाह रहा है, फ़लाँ शख्स क्या चाह रहा है। वहाँ तक तो हम आ गए। अब आपने ये भी कहा कि उसके बाद दास्तान गोई शुरू हो गई, जो याददाश्त की बुनियाद पर दास्तान गोई होती थी वो भी हो गया। अब उसको महफूज किस तरह किया जाए? नहीं, महफूज का तो सवाल पैदा इसके लिए तहरीर की ज़रूरत महसूस हुई। कैसे महसूस करें? ये तहरीर कहाँ से शुरू हुई? नहीं, वो तो बहुत मुश्किल हुई ना। जैसा कि मैंने गुज़िश्ता एपिसोड में आपको बताया था कि मिस्र ने ही सबसे पहले मिस्र ने ही पहले जो है लिखने लिखाने का और का फ़न निकाला उन्होंने। अब उनके जो लिखाई जो होती थी उसमें कुछ परिंदों की शक्ल होती थी, कुछ यही बात हम लोग इस मौजूद पे बात करेंगे। जी। तो कुछ परिंदों की शक्ल होती थी, कुछ झाड़ झड़ोलों की बात होती थी, एक लाइन से इस तरह से लिखा जाता था वो। अब उसके बाद में कुछ लोगों ने ऊपर से नीचे लिखना शुरू किया, कुछ लोगों जो है राइट से लेफ़्ट लेना शुरू किया। लेकिन वो जो है जो दाएं से बाएं या बाएं से दाएं, वो चीज़ ज़रा आम हो गई। अब एक परिंदा है, परिंदा मतलब मैं आ रहा हूँ, उड़ने वाला हूँ मैं। जी। तो अब एक मौसीकी जैसा एक अलग सा नाम था। तो आप देखिए इन्हें वो जो मिस्र के किताबें अगर उठाकर आप देखेंगे तो उनकी जो पुरानी जो तहरीर है वो आज तक भी बाकी है वो। तो उन तहरीरों में जो है
सारी मैसेजेस हुआ करते थे। वही वही जी जी यहाँ तक कि वो जो खजाने वगैरह उन दिनों में आम बात थी, छुपाया करते थे। खजाने के नक्शे भी मिले, नक्शे भी मिलते थे, और वो नक्शे भी इसी सूरत में हैं, बिल्कुल परिंदों की शक्ल में, जानवरों की शक्ल में, और या फिर उनके खुदाओं की। करेक्ट, वो झील होती थी हाँ, उसमें, झील वगैरह, और वो रास्ता ऐसा था, हाँ, वो बड़ा बरगद का झाड़ है, उसके करीब जाओ, इस तरह से वो तो ये मिलती थी। वो उस इल्म को क्या कहते हैं मुझे नहीं मालूम, जो छुपा हुआ रहता है, तो उस टाइप की इसमें वो बनाया करते थे वो। तो कदीम किस्म के देवताओं का सिलसिला शुरू हुआ, कदीम किस्म के देवताओं का सिलसिला शुरू हुआ, जिसे लोग जो है बड़े एक पत्थर को खड़ाते थे, ये मोहनजोदारो में शुरू हुआ। ये रोम में देखिए ज़्यूस जी, जो उनका सबसे बड़ा खुदा माना जाता है, सूरज देवता। हाँ। तो उसका बुत परसों हाल ही में मिला है, मगर बड़ी खस्ता हाल में मिला है। तो उसके ज़रिए से कई बातें बताई गई हैं। जी 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 जी। तो उसके ज़रिए से उसके बाद उसके अभी एक परसों मुझे देखने का इत्तेफाक हुआ, वो ज़्यूस जो है मैंने सूरज देवता, उसके हाथ में एक जानदार शय है जी, और इस हाथ में एक शय है जिस पे एक परिंदा बैठा हुआ है। तो ये अलामतें थी जी। तो इन अलामतों के ज़रिए भी वो अपना मैसेज कम्युनिकेट करते थे, अब देते थे कि भाई ये चीज़ है, ये चीज़ है। खाई वगैरह के चलन नहीं हुआ, तो ऐसी चीज़ें आम होने लगी। जी जी जी। तो लोगों को समझाने के लिए कि बात ऐसी है, बात ऐसी है, और लोग अच्छी तरह समझते थे। जी जी। मोहनजोदारो के ज़माने में ही जो खुदाई हुई, तो ईंटें मिली हमको जी, ईंटें, और जली हुई थी ईंटें वो। और सबसे बड़ी बात यह है कि ईंटों को जलाया गया था, यानी जिस ईंट को नहीं जलाया जाता उस पर अगर बारिश पड़ती है, पानी पड़ती है, तो वो घुल जाती है। तो अगर जलाया गया है तो उसके जो पार्टिकल इसी मंजूमित रहकर घट रहता ही है। तो उससे साबित होता है कि हिंदुस्तान में भी बहुत पहले, बरसों पहले जो है तहजीब आ गई थी हमारे पास, समझ आ गई थी, और लोग जो है सोच कर कुछ काम। साहब यहाँ तक कहते हैं कि उस ज़माने की टेक्निक जो मनादिर है, हाँ, हमारे हिंदुस्तान की हम लोग बात करें तो इतने अजूबे हम लोगों को नज़र आते हैं। उन दिनों की खुदाई, उन लोगों में जो उन दिनों जो मनादिर बनाई गई, मूर्तियाँ जो खोदी गई, कुछ लोग तो कहते हैं कि इसमें इंसानों का हाथ नहीं बल्कि एलियंस का हाथ है, ये भी कहते हैं। उतनी कुदरत, और उस ज़माने में कैसे मुमकिन हुआ डॉक्टर साहब, उतनी ऊपर जैसे आप अहरा में मिस्र को ले, उतनी ऊंचाई पर ये कि 10-10, 8-8 टन का पत्थर कैसे ले गए वो? ये तो बहुत बड़ा है। हाँ। अब आप गए होंगे, देखे होंगे वो हेरा में मिस्र के पास से, तो वो पिरामिड्स जो हैं, हाँ, वो इतनी सीधे हैं, वो उनके कोने इतने सीधे हैं कि आज जो है उतनी लंबी डोरी भी नहीं थी उस ज़माने में, वो किस तरह से ले रहे। और वो कहते हैं कि वहाँ 2 किस्म के यकीन है वहाँ पर। लोग कहते हैं कि वहाँ के राजा से इतनी ज़्यादा मोहब्बत करते थे, और फिरौन को राजा बताया था, तो इतनी ज़्यादा मोहब्बत करते थे कि मोहब्बत में आकर के लोग जो है अपना काम करते थे। तो दूसरा एक अक़ीदा ये है कि ग़ुलामों को लेकर के इस तरह से वो काम किया करते थे, ये तो है। अब वो एक मैं बताऊंगा आपको एक तस्वीर, इतना बड़ा पत्थर है उसका, अगर मैं खड़ा हूँ तो मेरी हद से भी 6-7 इंच ऊंचा है वो, टनों के हिसाब से। हाँ, तो वो इतने बड़े बड़े पत्थरों को वो किस तरह से ले जाते थे, मुझे जितना मालूम है कि ये कल ही मैंने वो पिरामिड के ताल्लुक से एक चीज़ देख रहा था, तो ये पिरामिड का वेट आज के हिसाब से 50 लाख टन है। बहुत मुमकिन है, बहुत मुमकिन। 50 लाख टन। तो इतना पत्थर वो लाए कहाँ से, कैसे जोड़े? और ये भी कहा जाता है कि जो पत्थरों के दरमियान जो इस खदर से इस तरह से जोड़े गए हैं वो, कि उसके अंदर से हम लोग कागज़ नहीं गुजार सकते। सही है, सही है। अच्छा, वहाँ की एक और ज़बरदस्त चीज़ क्या है कि जो पिलर जो बने हुए हैं, लगता है हमें कि हमने एक पत्थर पे दूसरा पत्थर रखा है जी, उसके ऊपर तीसरा है, उसके ऊपर चौथा है, तो इस तरह से पत्थरों से बना करके एक मीनार सी बन गई है ये। लेकिन अगर वो पत्थर हट गया था तो क्या होना था? वही तो उसके लिए क्या करे हैं कि एक टूटी हुई मीनार पे लेकर के टूरिस्ट वहाँ के बताते हैं कि एक पत्थर है, पत्थर में इतनी सी छोटा सा एक डिप्रेशन होता है, ये छोटा सा मतलब एक 2 फीट पे, यानी समझो ये कमरे इतना एक पत्थर है, तो उसके बीच में एक 2 फीट इतना एक डिप्रेशन आएगा। तो दूसरा पत्थर जो उसके ऊपर रखते थे, उसके ऊपर वो ज़रा बाहर निकला हुआ आता था, तो उस डिप्रेशन में वो बैठ जाता था, तो पत्थर हिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये चीज़ सोच उनके पास आ गई थी, देखो वो हज़ारों साल पहले। तो इस तरह से सोच आती है, पत्थर का फिसलना उनको पता चल गया था,
पत्थर का ना हटना उनको पता चल गया था, उनको बताने के लिए करते हैं। कहते हैं कि लाइमस्टोन से बने हुए हैं ये तमाम हाँ, चीज़ें। लाइमस्टोन जी, इस तरह से वो कहा गया अच्छा है। डॉक्टर साहब, हम लोग चलिए फिर अपने मौजू पर आते हैं। जी, दरमियान में ये सिलसिला भी जी, रहेगा। जी, जी, जी। अब ये आप लिखाई पढ़ाई के सिलसिले की तरफ हमने जैसा मौजू था हमारा बातचीत का, तो अब करीब हम आ गए थे लिखाई के करीब, तो इस ताल्लुक से आप कुछ बताएं। अच्छा देखो, अब उस तरह के अलग किस्म के निशानात थे वो। हाँ। अब वो निशानात को लिखना किसके ऊपर था? हाँ। तो कागज़ का इम्पोर्टेंट बहुत इम्पोर्टेंट था। तो आज भी वहाँ पर बताया जाता है कि कागज़ किस तरह, एक अजीब किस्म का पौधा मिलता है वहाँ पर, एक पौधा, वो पौधे को गलाते थे लोग, क्योंकि लिखाई भी सबसे पहले मिस्र में ही बनी थी। तो इस तरह से तो वो पेपर बना करके सुखाते थे, उसको गलाते थे, उसको फिर उसको फैलाते थे, थपकते थे। तो आज भी कुछ पेपर उसी तरीके से हैंडमेड पेपर, हाँ हैंडमेड ये उस तरह से मौजूद है। उसके ऊपर वो ड्राइंग करते थे, लिखते थे कि वो ये छुड़ाकर ये इसका ड्राइंग करके बताते थे। जब पेज बन जाता था, बड़ा बड़ा होता था, वो उनके जो अल्फाज हैं बड़े बड़े बनते थे। तो वो जो है रॉयल फिरौनों के पास ही ये फन रहा करता था। आम आदमी के बस की बात नहीं थी। तो जो है वहाँ से शुरू हुआ ये। तो फिरौन तो आप समझते हैं, फिरौन 1 2 3 4 5 बहुत एक सिलसिला चला उनका। रेमेसिस कुछ इस तरह से कहते हैं उनको। तो उन लोगों के पास थी है। तो ये रेमेसिस ने उसको मैसेज भेजा, उसने उसको मैसेज भेजा। तो इस तरह से जो है बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ, लिखाई भी शुरू होगी। तो जब वो दूसरी तरफ आई लिखाई, तो उन्होंने ये रोमन लोगों ने ये मिस्र की चीज़ों को लेना मुनासिब नहीं समझा। उन्होंने अपने तौर पर अलग सी चीज़ें निकाली। जी। तो इस तरह से अलग अलग किस्म के लिखाई के शुरू हुए। अभी इसीलिए ज़बानें कितनी हैं हमारे पास, उन्होंने अपने तौर पर किया, अंग्रेज़ों ने अपने तौर पर लाखों की तादाद में, रशियंस ने अपने तौर पर बना लिया, जर्मन्स ने अपने तौर पर बना लिया, हिंदुस्तान ने अपने तौर पर हिंदी बना ली, पाकिस्तान ने अपने तौर पर बहुत है। तो इस तरह से अलग अलग किस्म के ज़बानें बनने लगे। तो उसमें महारत हो भी नहीं लगी। तो एक शख्स जो है 6 ज़बानों का माहिर बनने लगा। तो वो क्या कहते हैं मिला के एक और चीज़ बनती चली गई। तो अब तो आज भी अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश पे काफ़ी फ़र्क है। नहीं वही नहीं, हम लोग यहाँ इलाकाई ज़बान भी ले लें। हम लोग ज़रा पार करें, दिल्ली तरफ जाएँ या फिर बॉम्बे तरफ जाएँ या फिर हैदराबाद तरफ जाएँ, हम लोग फ़र्क महसूस करेंगे अपने लबो लहजे में। बराबर। तो इलाकाई फ़र्क भी पड़ता है। जी। तो ये भी कहा गया है कि हर 25 किलोमीटर के बाद वही बता रहा हूँ, सकाफ़त बदल जाती है। हाँ, तो हम जो गुफ्तगू यहाँ कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि उसी गुफ्तगू को 25 किलोमीटर के बाद दोहराया गया। फ़र्क महसूस करेंगे। हाँ बिल्कुल महसूस करते हैं। देखो दिल्ली वालों की उर्दू अलग है और हमारी उर्दू अलग है। बिल्कुल। अब इसी तरह से तमिल की ज़बान, नहीं हर चीज़ में फ़र्क पड़ जाता है। जैसे तो इस तरह से जो है सकाफ़त बदल जाती है। जी। तो लिखावट जो है वहाँ से शुरू हो गई। उसके बाद में बहुत ज़्यादा खोज हुआ, पेजेस बनाने लगे, 6 7 8 पेजेस मिला करके एक बुक बनती चली गई। तो उसमें जो है महफूज होता गया कि पहले क्या लिखा गया था, बाद दूसरा क्या लिखा गया था। तो इस तरह से लिखावट आ गई। तो जैसे ही जब लिखने का फ़न लोगों में आ गया, तो तब जो है लोग जो है तारीख़ के मुतालिक लिखने लगे, साइंस और टेक्नोलॉजी के, यानी आगे क्या होना है, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ। सबसे पहले नक्शे बने। आपने अभी कहा नक्शे बने जहाँ पर दौलत रखा करते थे। तो वो एक क्यूरियोसिटी थी, नक्शे को समझना भी कोई बड़ी बात नहीं थी, बिल्कुल सही बात, बहुत मुश्किल थी वो। तो उसको समझने के लोग कुछ अलग से थे। मैं आज की गुफ्तगू में समझता हूँ बड़ी दिलचस्प रही। दरमियान में हम अपने मौजू से हटते भी रहे, अपने मौजू पे आते भी रहे। नहीं तो बात नहीं भाई, हमारे सुनने वालों में ये प्रॉब्लम आ जाती है कि क्या बोले जा रहे हैं। तो इसलिए हम लोग करेंगे, हम लोग जैसा कि आज हम लोगों ने रवैया अख्तियार किया, यानी जो तरीक़ा था हमारा, दरमियान में यहाँ से हटे वहाँ आ गए, फिर अपने असल मौजू पे आ गए। तो इस सिलसिले को हम लोग जारी रखेंगे। तो नाज़रीन, आपने मुझे माफ़ कीजिएगा एक छोटी बात, आपने मुझे ये प्रोग्राम से पहले एक सवाल किया था। ये अस्पताल का जो चलन है, हॉस्पिटल का, ये कहाँ से पैदा हुआ, ये कैसा हुआ, किसने किया? जी, तो हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं आपको। तो अब यहाँ भी जो है ज़रा कुछ तजाद है। कुछ लोग कहते हैं अरिस्टोटल ने किया, कुछ लोग कहते हैं वो दूसरा साइंसदान था उसने क्या किया। उसने क्या किया कि अब जब जंग होती थी, लड़ाइयाँ होते थे, तो जब सर्जरी होती थी तो कोई भी मरीज़ जिंदा नहीं बचता था। कोई भी मरीज़ जिंदा नहीं बच, सब मर जाते थे। जिसकी भी सर्जरी होती थी वो मर जाता था वो। और लोग क्या करते थे, चाकू लिया, काट लिया, फिर क्या यूँ पोछा, जेब में रख के चले आते थे। तो इस तरह से इन्फेक्शन फैलता चला गया था। तो एक साइंसदान ने क्या किया कि शहर के अतराफ़ जहाँ पे एक हॉस्पिटल बनाना था, 4 खंभे गाड़े उसने, 4 खंभे गाड़ के 4 बकरों को लेकर के, चमड़ा छिला हुआ, उसे यहाँ बांध दिया।
एक यहाँ लगा, एक वहाँ लगा, एक वहाँ लगा, एक यहाँ लगा। तो चारों में 3 दिन के बाद इंस्पेक्शन हुआ। वहाँ गए, बदबू आ गई, उसमें बदबू आ गई, इसमें बदबू आई। जो यहाँ था यहाँ बदबू नहीं आई। वो इसलिए बदबू नहीं आई कि यहाँ की फ़िज़ा जो है सेहतमंद थी। जी जी। तो वहाँ की फ़िज़ा जो है बदबूदार थी, बहुत ज़्यादा बैक्टीरियल था। तो तब इन्होंने फैसला किया कि इस जगह पे हमको हॉस्पिटल अगर बनाते हैं तो मरीज़ बच जाता है। तो अब उसके बाद में फिर ये मालूम हुआ, जब बैक्टीरिया का ईजाद हुआ तो चाकुओं को उबालने लगे तो पूरे ऑपरेशन सही होने लगे। तो फिर हम मेडिकल की तरफ आ गए। हाँ। तो खैर आप बात खत्म नहीं डॉक्टर साहब, हम लोग फिर इस देखते हैं। गुफ्तगू पे भी बात करेंगे। जी। जैसे कि हम लोग अपने माजी को भूलते चले हैं, खासकर हाँ। जो हम अहले इस्लाम हैं अपने माजी को भूलने लगे हैं। हम उस पर भी गुफ्तगू करेंगे, रोशनी डालेंगे कि हमारे मुस्लिम साइंसदानों ने हाँ। क्या क्या कारनामे क्या? अंजाम दिए। वो भी जैसा कि आपने कहा कि शिफाखाने का इब्तिदा उनसे हुई, और जो सर्जरी की बात अगर आप करें तो सर्जरी मुस्लिम साइंसदानों ने शुरू जी, की। जी। यानी सर्जरी के आलात पहले बनाए थे मुस्लिम साइंसदानों ने। तो हम लोग इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। ज़रूर करेंगे, ज़रूर करेंगे। अब तो काफ़ी बहुत लंबा मैदान है, बहुत बड़ा मैदान जी है। जी। जी नाज़रीन, मैं समझता हूँ कि आज के इस प्रोग्राम से आप ज़रूर लुत्फ़अंदोज़ हुए होंगे। हम लोग आहिस्ता आहिस्ता अपनी मंजिल की जानिब रवां हैं। आप उम्मीद करें कि आइंदा प्रोग्राम इससे बेहतर होगा और इससे बेहतरीन मालूमात हम आप तक पहुँचाएँगे। मैं समझता हूँ कि ये प्रोग्राम अपनी नौइयत का एक ख़ास प्रोग्राम बनने जा रहा है, वरना आप देखेंगे दूसरे वीडियोस में जो ख़ास एक मौजू पर बहस करते हैं और उसी पे उसका अख्ताम भी हो जाता है। लेकिन आज आपने देखा होगा कि हम अपने मौजू से हटते भी गए, फिर अपने मौजू की तरफ आते भी गए। तो इससे ये ज़ाहिर हुआ कि दरमियान में उससे जुड़ी हुई चीज़ें जो भी हैं हम उस पर भी गुफ्तगू कर रहे हैं। इससे आपकी मालूमात में इजाफा होगा और आपकी दिलचस्पी बरकरार रहेगी। अगले एपिसोड तक के लिए हमें इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़। ख़तः कले माफ़। आप ये भी बता दीजिए उन लोगों को, हम पेन कैसे ईजाद हुआ वो भी बोलेंगे। हाँ जी। इंक कैसे पैदा हुई वो भी बोलेंगे। बोतल किसने बनाई, प्रेसिंग बेल किसने बनाई, कागज़ किसने बनाया, ये तमाम बातों पे हमने जो है आहिस्ता आहिस्ता तमाम चीज़ों को लेकर आएंगे। आप इस प्रोग्राम को मकबूल बनाइए, देखिए, बच्चों के साथ देखिए। आप ये स्कूल जाने वाले बच्चों के साथ लेकर देखेंगे तो आपको काफ़ी मालूमात होगी। खुदा हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़।